फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नवंबर 1918 में ख़त्म हुआ था और इस जंग में शामिल हजारों भारतीय सैनिक अपने देश को रवाना हुए। अंग्रेजी सरकार बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उन्हें पता था कि यह सैनिक गदर पार्टी की आइडियोलॉजी पर काफ़ी इन्फ्लेक्ट एंड और यह भी सोल्जर्स इतने ट्रेंड हैं और इन्हें जंग का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। सरकार ने यह फैसला लिया कि उन्हें अपने आप को इतना ताकतवर बनाना होगा कि वह आने वाले किसी भी खतरे को रोक पाए। एक कमेटी को अपॉइंट किया गया जिसके चेयरमैन सिडनी रॉलेट को बनाया गया। इस कमेटी के राय पर एक कानून को पास करने का फैसला किया गया जिसे द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट का नाम दिया गया। यह कानून रिलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून ने सरकार को यह पावर दी कि आप बिना किसी वारंट के और सिर्फ शक के बुनियाद पर किसी के भी घर की छानबीन कर सकते हैं और किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन गिरफ्तार हुआ इंसान अगर बेकसूर है तो उसके पास कोई हक नहीं है कि वह अदालत में जाकर अपने लिए इंसाफ की मांग कर सके। 18 अप्रैल 1919 को इस कानून को लागू कर दिया गया। गांधी जी ने पहले 23 मार्च को और फिर 6 अप्रैल को इस कानून के खिलाफ नेशनल वाइड स्ट्राइक के अनाउंसमेंट की भारत में बहुत से शहरों में पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी की घटनाएं सामने आई और इनमें सबसे ज़्यादा गोलीबारी अमृतसर शहर में की गई। उस वक्त पंजाब का लूटने गवर्नर माइकल ओ डायर था जिसने यह फैसला किया कि वह पंजाब में किसी भी तरह के विरोध को कुचल कर रहेगा। और वहीं दूसरी ओर अमृतसर के दो लोकल बिजनेसमैन रतन चंद्र और बुंगा मल ने यह फैसला किया कि वह मरते दम तक इस कानून के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने कई जगहों पर हड़ताल खोल रखे थे। अंग्रेजी हुकूमत अखाड़ों को हमेशा क्रांतिकारियों के साथ जोड़ती थी। अंग्रेजी सरकार का शक तब यकीन में बदल गया जब रतन चंद्र और बुग्गा मल ने 9 अप्रैल को रामनवमी का आयोजन करवाया और इस रामनवमी में बहुत बड़ी तादाद पर मुस्लिम भी शामिल हो गए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंग्रेजों को हमेशा डराती थी। यह रतन चंद्र और बुग्गल मल ही थे जिन्होंने कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रामनवमी के आयोजन में इनवाइट किया था और उन्हें लोगों को इस काले कानून के खिलाफ अवेयर करने के लिए बुलाया था। इसी दिन शाम को 7 बजे अमृतसर पुलिस को माइकल और डायर से यह ऑर्डर आता है कि वह इन दोनों लीडर्स को गिरफ्तार कर ले। अगले दिन इन दोनों लीडर्स की गिरफ्तारी की खबर अमृतसर में आग की तरह फैलती। 10 अप्रैल को सुबह करीब 11 साढ़े 11 बजे अमृतसर सिटी के हॉल बाजार में लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध करने के लिए इकट्ठा होते। फैसला यह लिया जाता है कि इनमें से कुछ लोग डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाके इन दोनों लीडर्स की रिहाई की मांग करेंगे। यह लोग नियत भी है और पूरी तरीके से शांत भी। जैसे ही यह लोग रेलवे ब्रिज के पास पहुंचे हैं तो इन्हें पुलिसकर्मी आगे जाने से रोकते, जिसकी वजह से इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। पुलिसकर्मी में मौजूद अंग्रेजी सिपाही अपना आप को खो देते हैं और गुस्से में आकर बिना किसी वार्निंग के भीड़ पर गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग घायल होते हैं। यह दर्दनाक खबर सुनते ही हॉल बाजार में लोगों की भीड़ बढ़कर 30,000 हो जाती है। गुस्से से भरे लोग रेलवे पुल पर पहुंचकर पत्थरबाजी करना स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर पुलिस बिना किसी वार्निंग के लोगों पर गोलियां चलाती है जिसमें 20 लोग और मारे जाते हैं। जैसे ही यह दूसरी खबर हॉल बाजार में लोगों तक पहुंचती है तो गुस्सों से भरे लोग हर उस बिल्डिंग पर अटैक करते हैं जो अंग्रेजों से जुड़ी हुई होती है। नेशनल बैंक, चार्टर्ड बैंक, अलायंस बैंक और गर्ल्स मिशनरी स्कूल को निशाना बनाया जाता है। इस हमले में 3 बैंक मैनेजर्स की मौत होती है और 5 बिट्टे सिविलियंस मारे जाते हैं। अगले दिन हर एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन पर यह छापा जाता है कि बिना किसी वजह से अनप्रोवोक्ड मॉब ने बेकसूर अंग्रेजों को मार दिया और कहीं भी 24 बेकसूर लोगों के मारे जाने की खबर नहीं बताई जाती। उसी शाम यानी 10 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लाहौर और जालंधर से बलूच, गोरखा और यूरोपियन प्लाटून को भारी मात्रा में अमृतसर सिटी में तैनात किया जाता है। 11 अप्रैल की रात को ब्रिगेडियर जनरल रेजना डायर को जालंधर से ट्रांसफ़र कर अमृतसर सिटी में लाया जाता है और उसे सिटी के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पूरी आज़ादी दी जाती है। 12 अप्रैल को पूरे अमृतसर सिटी में बिजली और पानी की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। इतना सब होने के बाद भी अमृतसर के लोग पूरी तरह से शांति बनाए रखते हैं। 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन के वक्त लोकल एक्टिविटी जलियांवाला बाग में हालात पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग फिक्स करते हैं। विशाख के पावन अवसर पर बहुत सारे लोग अमृतसर के दूर गांव से गोल्डन टेम्पल में दर्शन के लिए आते हैं। करीब 4 बजे से लेकर 8 बजे तक
10,000 लोग जलियांवाला बाग में मौजूद होते, इनमें ज़्यादा छोटे बच्चे मौजूद होते और दूर गांव से आए हुए लोग यहां आराम कर रहे होते। बाग में बैठे लोग सबसे पहले तब घबराते हैं जब बाग के ऊपर से प्लेन लगातार चक्कर लगाता रहता है। ग्राउंड रिपोर्ट्स और एरियल सर्वे से रोजाना डायर को बाग में मौजूद भीड़ का अंदाज़ा लगता है। डायर सिटी से बाहर जाने वाले सारे रास्ते को बंद करवाकर अपने सिपाहियों के साथ .303 लीग एनफील्ड राइफल के साथ और 2 गाड़ियां जिनमें मशीन गन भी होती हैं इस पार्क के आगे पहुंचते हैं। पार्क का गेट बहुत छोटा होने के कारण गाड़ी अंदर तक नहीं जा पाती, लेकिन इस गाड़ी को ठीक गेट के आगे लगा दिया जाता है ताकि लोग भाग ना पाए। दोस्तों, पार्क में बैठे लोग सिपाहियों को अंदर आते हुए देखते हैं। डायर बिना किसी वार्निंग के बेकसूर लोगों पर फायरिंग करने के लिए बोलता है। करीब 1650 गोलियां चलाई जाती हैं और हर एक सिपाही की बंदूक से 33 गोलियां फायर की जाती हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 379 लोग इस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, लेकिन रियल रिपोर्ट यह बताती है कि हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज़्यादातर छोटे बच्चे और औरतें थीं। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसा दर्दनाक एक्सीडेंट आज तक कहीं नहीं हुआ जहाँ पर बेकसूर और निहत्थे लोगों को इतनी बुरी तरीके से मार दिया गया हो। हैरानी की बात यह है कि पूरे ब्रिटेन के लोगों ने सराहा और उसे बहुत ज़्यादा पैसा भी इकट्ठा करके दिया कि आपने यह बहुत अच्छा काम किया है, इन लोगों को सबक सिखा के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जलियांवाला बाग मेकर की अनटोल्ड स्टोरी समझ में आ गई। तो चलिए, आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।